Dear students, welcome to Chemophilic by Dr. Gulzar. Dear students, PMC का आज हम केमिस्ट्री का सैंपल टेस्ट 2 डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि किस टॉपिक में से कितने एमसीक्यूज आए हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि फाइनल जो आपका पेपर होगा उसमें हर टॉपिक में से या किस टॉपिक में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एमसीक्यूज हैं जिनका सिलेबस में जिक्र नहीं है लेकिन यहाँ है। वो आपके लिए कौन कौन से अलर्ट्स हैं, कौन कौन सी बुरी खबरें हैं और फिर अच्छी खबरें कौन सी है, हम उसका पेपर का सिलेबस से कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं मार्क्स की डिवीजन। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में टोटल 19 टॉपिक्स हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से उसने सिर्फ एक एमसीक्यू दिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में से 3 हैं, गैसेस में से 2 एमसीक्यूज दिए हैं, लिक्विड्स में से ज्यादा एमसीक्यूज दिए हैं, हालांकि छोटा सा टॉपिक है, 4 एमसीक्यूज दिए हैं। सॉलिड्स में से 3, केमिकल इक्विलिब्रियम बड़ा टॉपिक है लेकिन उसमें से सिर्फ 2 एमसीक्यूज दिए हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स छोटा टॉपिक है, 3 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह थर्मोकेमिस्ट्री भी एक छोटा टॉपिक है, 3 एमसीक्यूज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कोई ज्यादा सिलेबस इंक्लूड नहीं है लेकिन एमसीक्यूज यहाँ से 4 उसने उठाए हैं। केमिकल बॉन्डिंग में से 3, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी इनऑर्गेनिक में से उसने 2 एमसीक्यूज लिए हैं और बाकी फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी है सारे टॉपिक्स में से 3-3 एमसीक्यूज हैं और मैक्रोमोलिक्यूल में से 4 है। हालांकि मैक्रोमोलिक्यूल्स में सिर्फ एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं। अब इसमें टोटल अगर हम एमसीक्यूज का करें तो ये टोटल एमसीक्यूज 55 बनते हैं, हालांकि पेपर में 56 हैं। एक एमसीक्यू ऐसा है जो बिल्कुल सिरे से ही सिलेबस में शामिल नहीं है, वो सॉल्यूशन वाले टॉपिक्स में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से दिया हुआ है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बुक्स में है हमारी एफएससी की, फेडरल की और पंजाब की और बाकी बुक्स में मौजूद है, लेकिन पीएमसी के सिलेबस में वो शामिल नहीं है। अब हम देख लेते हैं पेपर को और साथ साथ एमसीक्यूज का कंपैरिजन भी कर लेते हैं हम सिलेबस के साथ। तो इसमें पहला एमसीक्यू है, अ मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन, 1 मोल जो सब्सटेंस होता है उसमें पार्टिकल कितने होते हैं। तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं। पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस यहाँ पर देखें, ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन बाजार ठीक नहीं लग रहा। 6.22 इंटू 10 रेज टू 23, यहाँ 10 नहीं है और फिर ये पावर में नहीं है। और अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें और लास्ट वाला ऑप्शन देखें, ये दोनों सेम हैं, तो पेपर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। Which one of the following, which one of them is used as an ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज? ये वो एमसीक्यू है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से है, जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये टॉपिक ही सॉल्यूशन वाला नहीं है। अगर टॉपिक हो तो चलो ये कहा जा सकता है कि टॉपिक तो था, सॉल्यूशन उसी में से आगे है। तो इसका आंसर तो इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये हमारे बुक्स में दिया हुआ है लेकिन पीएमसी के सिलेबस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ही। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम एंड which depends upon its quantum number। तो ये फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है और ये क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जो है वो रिवॉल्व करेगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एन की वैल्यू होती है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr is equal to nh/2 pi। An element or its compound is first volatilized to get its, पहले तो उसको वोलाटाइल बनाया जाता है गैसीय स्टेट में
और फिर उसका स्पेक्ट्रम लिया जाता है। और चूंकि एलिमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब है ये स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होगा। How many electrons can occupy in seventh energy levels? एनर्जी लेवल का फार्मूला भी दिया हुआ है उसने। यानी पेपर में क्वेश्चन बड़े इजी हैं, सीधी सीधी स्टेटमेंट्स आई हुई हैं। ये अच्छी खबर है कि जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर में ज्यादातर मोर देन 70% एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं। तो उसने देखे हिंट भी दे दिया 2n², यहाँ n की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 98 हो जाएगा। When sudden expansion of the gases takes place, cooling occurs. This is called, ये जोल थॉमसन इफेक्ट है। ये गैसेस वाले टॉपिक में है, सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस गासेस कूलिंग। लेकिन यहाँ पर ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। अगर हम जो गैसेस वाला टॉपिक है उसका सिलेबस चेक कर लें, गैसेस वाले टॉपिक का पीएमसी के सिलेबस में जो गैसेस वाला टॉपिक है उसको देखें। ये प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं, गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर आप लर्निंग आउटकम भी देख लें तो लर्निंग आउटकम में भी लिक्विफैक्शन का, जोल थॉमसन इफेक्ट का ये कोई जिक्र नहीं है, क्रिटिकल टेम्परेचर का, प्रेशर का। इट मीन्स कि आपको बाकी टॉपिक्स भी देखने पड़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस वाले टॉपिक को आपने अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज को देखना है, यानी एक्सपेंशन वाली प्रॉपर्टीज और वहाँ जोल थॉमसन जो इफेक्ट है आपने उसको भी टच करना है प्रॉपर्टीज में। तो ये यानी आप जो सिलेबस है उसकी आपने जो डिटेल्स हैं उसका ख्याल रखना है। आपने उस इन टॉपिक्स को, बाहर तो यही लगता है कि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन उसने प्रॉपर्टीज को टच करके आई थिंक इसको ऐड कर दिया है। विच गैस शोज आइडियल मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर? जितनी भी गैसेस हैं सबसे ज्यादा जो आइडियल बिहेवियर है वो हीलियम का होता है। हीलियम इज द मोस्ट आइडियल गैस क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है और इसमें लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस यानी अट्रैक्शन सबसे वीक। उसके बाद लिक्विड स्टार्ट हो जाते हैं। लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन, लंदन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होते हैं, दैट्स केरोसिन ऑयल। अमोनिया और वाटर जब लिक्विड फॉर्म में अमोनिया होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl में डायपोल डायपोल फोर्सेस, केरोसिन नॉन पोलर है तो उसमें लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस। डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड्स आर मच, लिक्विड की डेंसिटीज गैसेस से ज्यादा होती हैं और मच ग्रेटर देन गैसेस बट क्लोजर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स और लिक्विड में अट्रैक्शन का ज्यादा गैप नहीं होता। अट्रैक्शन यानी करीब करीब अट्रैक्शन होती है, सॉलिड में थोड़ी ज्यादा होती है। इसकी वजह से सॉलिड की डेंसिटीज लिक्विड की डेंसिटी क्लोज क्लोज हैं लेकिन गैसेस से डेंसिटीज ज्यादा। नेक्स्ट है फिर लिक्विड में से अ लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट बिटवीन टू टेम्परेचर्स, मेल्टिंग एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। ये लिक्विड क्रिस्टल से उसने लिया है, ये वाला एमसीक्यू लिक्विड क्रिस्टल में से है। अगर हम सिलेबस चेक कर लें लिक्विड्स का कि क्या जो लिक्विड का सिलेबस है में लिक्विड क्रिस्टल शामिल हैं तो देखिए लिक्विड वाले में प्रॉपर्टीज हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर है। और फिर जब आप लिक्विड्स की डिटेल पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी लिक्विड क्रिस्टल का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी बुक में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आपने सारे टॉपिक्स को एक दफा रीड जरूर करना है। उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस रखें ये जो सिलेबस में मेंशन है और बाकी टॉपिक्स को रीड जरूर कर लें। देखें लिक्विड क्रिस्टल सिलेबस में कहीं नजर नहीं आ रहा लेकिन इसमें से उसने एमसीक्यू दिया हुआ है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें से एथेनॉल शो करता है, अल्कोहल शो करता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए या तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए या फ्लोरीन है या नाइट्रोजन है, इनके साथ हाइड्रोजन होगा फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है अमार्फस सॉलिड्स टर्न इनटू ग्लास लाइक स्टेट फ्रॉम रबर लाइक स्टेट। तो ये होता है ग्लास ट्रांजिशन।
अब ये भी कहीं पर नहीं है, अगर आप सॉलिड्स का सिलेबस चेक कर लें, तो सॉलिड के सिलेबस में इसका भी कहीं ज़िक्र नहीं है। ग्लास हाँ, ट्रांजिशन टेम्परेचर तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, लेकिन हमारी बुक्स में जो एफएससी की हमारी बुक्स हैं, पंजाब की फेडरल वगैरह, वहाँ भी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का कोई ज़िक्र नहीं है। इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, आयनिक, मॉलिक्यूलर और क्रिस्टल्स लैटिस है। आयनिक सॉलिड है और उसके बाद शेप है को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्रिस्टल लैटिस है और लैटिस एनर्जी है। यहाँ कहीं पर भी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं। अगरचे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में अमार्फस सॉलिड आता है, लेकिन अमार्फस सॉलिड हमारी बुक्स में इतनी डिटेल्स है ही नहीं किसी बुक में जहाँ पर उसने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का भी जिक्र किया हो। तो ये एमसीक्यू भी आउट ऑफ सिलेबस। Variation in physical property due to direction, this is called anisotropy. This is change in physical property with the change in direction. Nature of the binding force in ionic crystal में electrostatic forces of attraction हो। तो ये जो एमसीक्यूज हैं अमार्फस सॉलिड और वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ बाइंडिंग, ये तीनों सॉलिड्स में से। Next है chemical equilibrium, a reaction with the tendency of occurring in forward and backward direction. जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाता है उसको हम कहते हैं ये रिवर्सिबल है। अब ये वाला एमसीक्यू अगर आपको याद हो, ये जो सैंपल टेस्ट 1 था उसमें भी मौजूद था, सैंपल टेस्ट 1 में भी मौजूद था और ये 2 में भी आ गया। Concentration of the reactants and products are expressed as mole per unit volume, यानी concentration के यूनिट होते हैं, concentration के यूनिट होते हैं n over v, number of moles per unit volume। तो ये concentration के यूनिट मोल पर वॉल्यूम में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट है ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू, तो इसमें ये ईएमएफ निकालते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन करके, यानी जिंक कॉपर सेल है तो पहले जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और फिर जो कॉपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये पहले ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन ये होती है ईएमएफ, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से है। नेक्स्ट है रिएक्शन काइनेटिक्स। इन जनरल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ ऑर्डर, फोटोकेमिकल रिएक्शन यूजुअली 0 ऑर्डर होते हैं, तो ये 0 ऑर्डर होगा। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप सबसे स्लो स्टेप होता है, तो ये स्लोएस्ट स्टेप आ जाएगा इसका। बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं ज्यादातर, ये अच्छी खबर है, लेकिन ये सिलेबस में बाहर से एमसीक्यूज आना ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स डिसाइड द नेचर ऑफ मेथड अडॉप्टेड फॉर फाइंडिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रोमेट्री है, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और इसके अलावा रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड है, और इसके बाद केमिकल मेथड भी है जो यूज कर सकते हैं। बहरहाल ये डिपेंड करेगा नेचर। ये सारे जो एमसीक्यूज आए हैं, ये वाले एमसीक्यूज आए हैं किनेटिक्स में से। नेक्स्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको हम केमिकल एनर्जेटिक्स भी कहते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट, तो ये जो है हमें हेल्प करेगी। थर्मोकेमिस्ट्री हीट कंटेंट ऑफ द कंपाउंड। इन केमिस्ट्री द वर्क इज जनरली प्रेशर वॉल्यूम वर्क, केमिस्ट्री में जो वर्क होता है वो प्रेशर वॉल्यूम पीवी को हम वर्क कहते हैं। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पर वर्क होता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कंप्रेशन हो रही है। वर्क डन ऑन द सिस्टम में कंप्रेशन है, और कंप्रेशन का मतलब है इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव आ जाएगा। वर्क डन बाय सिस्टम यहाँ पर। इसके बाद है थर्मोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज खत्म हो गए यहाँ पर 3। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक एमसीक्यू ऊपर भी आ चुका है, ये वाला ईएमएफ ऑफ द सेल। अब इसके बाद ये एमसीक्यूज भी इसी में से हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। तो उसमें पहला है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मिलता जुलता एमसीक्यूज जो हमारा सैंपल टेस्ट 1 था उसमें भी।
ईच हाफ रिएक्शन इन आइन इलेक्ट्रॉन मेथड इज बैलेंस्ड बाय एडिंग। आइन इलेक्ट्रॉन मेथड में दो हम हाफ बना लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हाफ में इलेक्ट्रॉन जो है, ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और रिडक्शन हाफ में जो है वो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। यानी एक में लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे रिडक्शन में, और ऑक्सीडेशन में राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो यहाँ पर बोथ लेफ्ट आर राइट साइड, दोनों लेफ्ट भी और राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। Only those substances are written in ion electron method। ion electron method में सिर्फ वो लिखते हैं which will take part in reaction। लेकिन which are oxidizing आंसर नहीं हो सकता, which are reducing भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पार्ट होते हैं ion electron method में थे। which are not taking part, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रिएक्शन है। तो आखिरी ऑप्शन है which will take part in chemical reaction। ये थे 4 एमसीक्यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है केमिकल बॉन्डिंग। आउटर मोस्ट एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ नोबल गैसेस आर कंप्लीटली फिल्ड, दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। ये रिएक्शन नहीं करते और स्टेबल हैं क्योंकि इनके बैलेंस ऑफ शेल और शेल कंप्लीट हो। एटॉमिक रेडियस मींस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द, ये सॉरी 28 वाला, when repulsive forces dominant over when repulsive forces are dominant over repulsive for तो then during bond formation it leads to। अब देखिए रिपल्सिव रिपल्सिव पर डोमिनेट, ये एमसीक्यू की स्टेटमेंट ही बिल्कुल ठीक नहीं है। या तो होता रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर अट्रैक्टिव फोर्सेस, या होता अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव। पर अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं तो इनस्टेबिलिटी आ जाती है, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर डोमिनेट कर जाएं तो स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, रिपल्सिव फोर्सेस ओवर रिपल्सिव फोर्सेस। तो रिपल्सिव फोर्सेस, तो ये क्वालिटी है एमसीक्यूज की, जो क्वालिटी है, स्टेटमेंट है, ऑप्शंस हैं, इनमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम। Atomic radius means the average distance between the nucleus and outermost shell। तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में ये जो डिस्टेंस होता है उसकी एवरेज होती है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। तो ये एमसीक्यूज 3 जो हैं ये केमिकल बॉन्डिंग में से। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल। ये लास्ट पेपर में भी था, जो सैंपल टेस्ट हमारा 1 था उसमें भी हमने देखा था, ये वाला एमसीक्यू मौजूद था। फार्मूला ऑफ चायल सॉल्ट पिटर इज, ये सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट को चायल सॉल्ट पिटर कहते हैं। ये 2 एमसीक्यूज जो हैं ये एस और पी ब्लॉक, टॉपिक का नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 2 एमसीक्यूज वहां से इस टॉपिक में से आए हैं, यानी इनऑर्गेनिक वाला ये जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद आ जाती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। क्यों स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है? तो इसकी वजह ये होती है कि जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बोथ एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग और हम कहें बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हाँ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई हो सकता है। व्हाट इज कम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कम्प्लेक्स कंपाउंड वो होता है जिसमें कम्प्लेक्स आइन होता है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है, विच कंटेन्स कम्प्लेक्स आइन एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। Which orbitals take part in binding of transition elements? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाइंडिंग में ना सिर्फ s बल्कि d जो ऑर्बिटल्स हैं ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। d ऑर्बिटल और इसके साथ साथ s ऑर्बिटल, क्योंकि हम अपने लिहाज से देख रहे हैं जो हमारे सिलेबस में 3D सीरीज है उसमें s और d ऑर्बिटल्स है। हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली यहाँ पर भी स्टेटमेंट थोड़ा सा उसको क्लियर करनी चाहिए थी कि वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा है या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात। ये 3 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
Which class of compounds cannot show positional isomerism? अब यहाँ पर देखें, कोई ऑप्शन ही ठीक नहीं। जितने ऑप्शन दिए हैं सारे ही पोजिशनल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। जैसे अल्केन है तो 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन, ये पोजिशन आइसोमर्स है। अल्कीन में 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, अल्काइन में 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, और अल्कोहल में 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल सारे। हाँ, अगर एल्डिहाइड को देखा जाए जिनमें एक ही एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है या मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें पोजिशन आइसोमरिज्म नहीं होती। फॉर्माइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, फॉर्माइल ग्रुप एल्डिहाइड में होता है। यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज में काफी मसाइल हैं यहाँ पर, विच ये जो 35 वाला है कि किसमें पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं होगी, आंसर ही ठीक नहीं है। फंक्शनल ग्रुप्स आर केमिकल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ये केमिकली एक्टिव साइट होती है जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, फंक्शनल ग्रुप। अब ज्यादातर एमसीक्यूज हैं यहाँ पर। एक तो बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है आप लोगों के लिए कि यहाँ उसने बुक की जो लाइंस हैं एज इट इज उसने उठा के दे दी हैं लाइंस, यानी आपको बुक की एक एक लाइन को स्टडी करना है। बड़े एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बुक की लाइंस ही आ रहे हैं एज इट इज, तो इसका मतलब है आपको एक एक लाइन पढ़नी है बुक की, तो हत्ता के की पॉइंट्स भी पढ़नी है। ये 3 एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि आए थे फंडामेंटल जो प्रिंसिपल थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। द बॉन्ड एंगल इन बेंजीन रिंग आर, बेंजीन रिंग में 120, यहाँ पर भी देखें 1 2 और उसके बाद ओ लगा हुआ है, 0 नहीं है तो 120 डिग्री होता है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर सिंथेटिक रबर, ये क्लोरोप्रीन है। ये एमसीक्यू भी आउट ऑफ सिलेबस, ये एमसीक्यू भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर हम सिलेबस में हाइड्रोकार्बन को देख लें तो हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक सिलेबस में, उसमें अगर अल्काइंस देखें तो ये वाला रिएक्शन सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक, यहाँ से स्टार्ट होता है अल्काइंस, उनका नॉमेनक्लेचर है अल्काइंस का, रिएक्टिविटी का कंपैरिजन है, इनकी प्रेपरेशन है एलिमिनेशन रिएक्शन से, एसिडिटी है, और उसके बाद रिएक्शन देखें कौन कौन से हैं। हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोहेलोजिनेशन है और हाइड्रेशन है। पॉलीमराइजेशन सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी एमसीक्यू दिया हुआ है। इसका मतलब है जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उसके साथ साथ आपको बाकी टॉपिक्स को भी देखना है, ताकि कोई एमसीक्यू किसी और रिएक्शन से आ जाए तो आप उसको कवर कर सकें। यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है पीएमसी ने, उससे हटके काफी ज्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं। Which one of the following is correct structure of 2,2-dimethyl butane? 2,2-dimethyl दो ब्रांच है तो दो ब्रांच सिर्फ इस वाले में है। देखिए मिथाइल ये के साथ 2 लगा हुआ है, CI3 ट्वाइस है, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही आंसर है। तो ये एमसीक्यू 3 है जो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में से है। नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड, ये एमसीक्यू सैंपल 1 जो पेपर था हमने डिस्कस किया उसमें भी था। इन जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड RX, X रिप्रेजेंट्स हैलोजन, X रिप्रेजेंट करता है हैलोजन। यहाँ एक और अहम बात है कि ये जो एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब है जो पेपर बनना है वो एमसीक्यू जो बैंक है पीएमसी का उसमें से उसने ऑटो एमसीक्यूज उठा लेने हैं, तो एमसीक्यूज के रिपीट होने का चांस भी मौजूद है। यानी वो पेपर जब बैंक में से सॉफ्टवेयर खुद उठाएगा तो कुछ एमसीक्यूज रिपीट भी होंगे, जैसे इस पेपर में भी 3-4 अभी तक रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है 42, which gases are produced when alcohol reacts with thionyl chloride? thionyl chloride होता है SOCl2, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और HCl गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये दो एमसीक्यूज अल्काइल हैलाइड वाले टॉपिक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, ये तीसरा, ये थर्ड वन, ये भी इसी में से है अल्काइल हैलाइड में से। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो CF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, 467 किलोजूल पर मोल होती है। आयोडाइड्स कार्बन आयोडीन बॉन्ड की 228 होती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है वो 413, जबकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की 346 होती है। Which of the following, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है अल्कोहल्स फिनोल्स वाला। Which of the following is more soluble in water? तो ये एथानॉल है। याद रखिएगा जितने कार्बन कम होते हैं सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा।
होती है। फिनोल में कार्बन ज्यादा, नॉन पोलर पार्ट बड़ा होता है। हेक्सानोल में भी तो ये इनसॉल्युबल है, जबकि लेस सॉल्युबल है। डाई मिथाइल ईथर की सॉल्युबिलिटी तो बहुत कम होगी, ये तकरीबन 1.2% के करीब मिसेबल होता है। एथानॉल क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये ज्यादा सॉल्युबल। The method which is used on industrial scale for the production of alcohol from alkene. अल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे। हाइड्रोहेलोजिनेशन ये तो हो नहीं सकता, इसमें तो हेलोजन भी ऐड हो गया है। डिहाइड्रेशन से तो अल्कोहल बन ही नहीं सकती, अल्कीन्स बनती हैं। और हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन ये बड़ा रिएक्शन है, ये आंसर है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये कमर्शियल प्रेपरेशन है। हाइड्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड में पहले हाइड्रोजन सल्फेट्स बनते हैं, फिर वाटर के साथ बॉयल करके हम अल्कीन्स बना लेते हैं। नेक्स्ट है फिनोल इज डीलिक्विसेंट सॉलिड। फिनोल डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आए हुए हैं अल्कोहल फिनोल में से, 3 एमसीक्यूज। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से देख लेते हैं कितने कितने एमसीक्यूज आए हुए हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन में से, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये sp2 होती है एल्डिहाइड ग्रुप। फार्माइल ग्रुप को कहते हैं फार्माइल ग्रुप। उसने ऊपर भी एमसीक्यू में एक में पूछा है कि किसमें फार्माइल ग्रुप होता है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन। Which of the following centers are present in the carbonyl compound? Carbonyl compound में देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कार्बन की कम होती है, तो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये सारे के सारे एमसीक्यू ऑप्शन ठीक है। cyanohydrines when reacted with mineral acids produces, ये सैंपल पेपर जो 1 था उसमें भी ये एमसीक्यू मौजूद था। तो ये अगर हम इसकी बड़ी पॉपुलर एग्जांपल जो हमारी बुक में दी हुई है वो है लैक्टिक एसिड की। तो लैक्टिक एसिड को अगर हम देखें तो लैक्टिक एसिड जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है वो अल्फा कार्बन पे लगता है। मेन फंक्शनल ग्रुप जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिहाज से ये अल्फा पे लग रहा है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये पहले सैंपल जो पेपर था उसमें भी था। मीन एमसीक्यूज रिपीट होंगे। एसिटिक एसिड, ये एमसीक्यूज थे 3 जो एल्डिहाइड कीटोन में से। अब आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड एसिटम व्हिच मींस विनेगर, जैसे फार्मिका मींस रेड आंट्स एंड ब्यूटायरन बटर से है। solubility of carboxylic acids decreases with increase in molecular mass। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं, कार्बन एटम बढ़ने से नॉन पोलर पार्ट बड़ा होता है। नॉन पोलर पार्ट बड़ा होने की वजह से solubility कम हो जाती है। तो कार्बन जितने बढ़ेंगे वाटर में solubility कम हो जाएगी। On reacting with which of the following carboxylic acid produce कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बाय कार्बोनेट दोनों से आती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है विद एफरवेसेंस। तो ये एमसीक्यू 3 ऐसे हैं, ये वाले एमसीक्यूज जो कि आए हुए हैं इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइनल जो 4 एमसीक्यूज हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल में से हैं। एंजाइम्स दैट कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम है हाइड्रोलेस। रेगुलर क्वाइलिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन काज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ट्विस्टिंग और क्वाइलिंग जो होती है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती है, और दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग जो होती है दैट रिजल्ट्स इन टर्शियरी स्ट्रक्चर। यानी दोनों एक ही तरह के एमसीक्यूज उसने पूछे हुए हैं स्ट्रक्चर में से। और फाइनल एमसीक्यू, which of the following is not usually present in all proteins। ये लास्ट पेपर में भी क्वेश्चन था, लेकिन आपको याद होगा लास्ट पेपर में ये क्वेश्चन रॉन्ग था। पूछा हुआ था which of the following element is usually present in all proteins, और ऑप्शन यही वाले थे। तो ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है, लेकिन आप सही स्टेटमेंट के साथ नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स, तो ये सल्फर होगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कंपैरिजन पेपर का कि कितने एमसीक्यूज किस टॉपिक में से आने का चांस है, और फिर ये कि क्या कोई आउट ऑफ सिलेबस आने के क्वेश्चन भी हैं। तो काफी क्वेश्चन हमने देखे आउट ऑफ सिलेबस हैं।
कुछ तो बिल्कुल जिनका सिलेबस में ज़िक्र ही नहीं है, जैसे लिक्विड क्रिस्टल्स में से दिए हुए हैं, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से एमसीक्यू दिया हुआ है, जैसे ग्लास ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात की हुई है, जैसे सिंथेटिक रबर की बात की है, तो ये कुछ सिलेबस का पार्ट ही नहीं थे, इसलिए हमें जो बाकी टॉपिक्स हैं, उनको भी देखना होगा साथ ऐसे ही रीडिंग के लिए। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि जब बैंक में से एमसीक्यूज़ लिए जाएँगे, तो उसमें रेपिटेशन का काफ़ी चांस होगा, एमसीक्यूज़ रिपीट भी होंगे। वो एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं, इसमें भी हमने देखा 5-6 एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो सैंपल टेस्ट 1 में थे। ये थी डियर स्टूडेंट्स कंपैरिज़न सिलेबस में से कौन से च सिलेबस में से एमसीक्यूज़ हैं, कौन से नहीं हैं और पार्टिकुलरली किस टॉपिक में से कितने-कितने आए हुए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो डिस्कशन होगी, वो पीएमसी का सैंपल नंबर जो टेस्ट सैंपल जो था 3 वाला टेस्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।